म्यूचुअल फंड्स सही है। नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, रूस यूक्रेन के बीच में 12 दिनों के बाद भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज रूस की तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा जरूर की गई। रूस की ओर से ये कहा गया कि युद्ध विराम नागरिकों को निकालने के लिए किया जा रहा है। इन्हीं नागरिकों में भारत के करीब 700 से ज्यादा छात्र हैं जो कि सुमी में फंसे हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया है कि वो लोग आपस में बात करें। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए दोनों से बातचीत की, दोनों से चर्चा की। और ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेंगे और इसी पर आधारित है आज का हमारा पहला और अहम सवाल, जो है कि युद्ध को रोकने में क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो पहल है, जो उनकी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, वो सफल हो पाएगी क्या? वो कितनी असरदार होगी, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग आज 12वें दिन भी जारी रही। रूस ने आज कीव समेत कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी की। रूस यूक्रेन तनाव के बीच पीएम मोदी ने आज दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की। पीएम मोदी ने आज सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा की गई मदद के लिए उनको धन्यवाद दिया। जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच करीब 35 मिनट की बातचीत में मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि भारत शांति का हिमायती है और वो चाहता है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके इस मामले का हल निकालें। इधर बातचीत के बाद जेलेंस्की ने ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार जताया। जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन की जनता को दिए जा रहे मदद को लेकर भारत के आभारी हैं। जेलेंस्की के बाद दोपहर में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट लंबी बातचीत हुई। बातचीत में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से यूक्रेन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध किया कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधी बातचीत करें। पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन से आग्रह किया कि वे अपनी टीमों के बीच चल रही बातचीत के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करें। इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन और रूसी दल के बीच वार्ता की स्थिति के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। दरअसल यूक्रेन के सुमी शहर में भारत के 700 छात्र फंसे हुए हैं और वहां से केंद्र सरकार उनको निकालने की लगातार कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत में सुमी से भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने का मुद्दा उठाया और दोनों देशों की तरफ से इसका सकारात्मक जवाब भी मिला है। ऐसे में सुमी में फंसे बच्चों को निकालने पर दोनों देशों के बीच जल्दी सहमति बन सकती है। मोदी की पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई है जब रूस ने युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए आज से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की है। दोनों देश आज तीसरे दौर की बातचीत करने जा रहे हैं और भारत ये उम्मीद कर रहा है कि इस बैठक का कोई सकारात्मक परिणाम जरूर निकलेगा। कीव से गीता मोहन, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भारत समेत तमाम देश इस वक्त यही उम्मीद कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई इस पहल का सकारात्मक प्रभाव हो। तो रूस ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए सीज फायर का ऐलान किया। कहा गया कि इस दौरान ह्यूमन कॉरिडोर के माध्यम से जंग क्षेत्र में फंसे लोगों को वापस निकाला जाएगा। रूस ने सीज फायर का ऐलान तो जरूर कर दिया, लेकिन ये कब तक जारी रहेगा ये कहा नहीं जा सकता है। रूस यूक्रेन के बीच में तीसरे दौर की बातचीत भी होने जा रही है। ऐसे में आज का हमारा दूसरा और अहम सवाल यही कि क्या जंग का अंत जो है वो नजदीक माना जाए, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। यूक्रेन के साथ लगातार 12 दिनों तक जंग लड़ने के बाद रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है।
भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे रूसी सेना की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की गई। कहा गया कि इस दौरान जंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। रूसी सेना की तरफ से युद्ध विराम के समय की घोषणा भले कर दी गई हो, लेकिन ये संघर्ष विराम कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। मतलब ये कि फिलहाल रूसी सेना ने अपने हमले को विराम दे दिया है। रूस के इस फैसले से ये संकेत मिलने लगे हैं कि ये जंग अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। रूसी मीडिया ने यह दावा किया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अनुरोध पर फंसे लोगों को मानवीय आधार पर निकालने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम का फैसला किया है। कुछ जो उनके मंसूबे हैं पुतिन के, वो पूरे हो गए हैं, और कुछ जो मंसूबे पुतिन के हैं जो पूरे नहीं भी हुए हैं मिलिट्री एंगल से, वो मेरे ख्याल से दूर दृष्टिकोण के इकोनॉमिक एंगल से, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट एंगल से उन्होंने अचीव कर लिए हैं। तो मैं समझता हूँ संभवतः ये जो पूरी लड़ाई जो चल रही है इसमें विराम तो जरूर आएगा, बट पूर्ण विराम आए ना आए इसमें अभी शंका है अगले कुछ महीने तक मेरे को। दरअसल 12 दिनों से लगातार चल रहे युद्ध की वजह से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के कीव और खार्किव जैसे बड़े शहर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और इस जंग में कई आम नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। ऐसे में इस तबाही को रोकने के लिए कई देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा कि ये गतिविधि पूरी मिलिट्री एंगल से चलेगी, क्योंकि जहां जहां पर भी आपके इकोनॉमिक प्रेशर या कुछ और आएगा तो मिलिट्री ओवरचर्स पक्का होंगे, चाहे वो इंटरनली हो, अलोंग द बॉर्डर हो, चाहे किसी तरह की उथल पथल हो पॉलिटिकल सिस्टम में यूक्रेन में। आपको मतलब हर एक संभव कार्रवाई हो सकती है। किस तरह से वो अपना मनोबल अपने प्रांत का डोमेस्टिकली पुटिन रखेंगे इसमें, क्योंकि उनको दो तरफ से प्लसेस और माइनसेस दोनों हुए हैं। इन्हीं देशों में एक है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट शनिवार को अचानक मॉस्को पहुंच गए और उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से लंबी बातचीत हुई। बैठक में बेनेट ने पुतिन से जंग रोकने का अनुरोध किया। इसके बाद बेनेट की कल एक बार फिर पुतिन से फोन पर बात हुई। इस बातचीत के बाद आज पुतिन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ लंबी बातचीत की। पुतिन के साथ करीब 50 मिनट तक चली बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को जेलेंस्की से सीधी बातचीत करने का अनुरोध किया। हालांकि रूस की तरफ से इस युद्ध को रोकने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सीज़फायर रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की ओर पहला कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जंग के 12वें दिन भी रूस को पूरी सफलता तो नहीं मिल सकी है, लेकिन कीव के बाहरी इलाके इरपिन में भारी जंग इस वक्त चल रही है और सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों के जोश और जज्बे की वजह से यहां पर रूसी फौजों का काफिला आगे बढ़ नहीं पा रहा। ऐसे में आज का हमारा तीसरा सवाल इसी पर बेस्ड है कि 12 दिनों से रूसी सेना को यूक्रेन ने आखिर रोका कैसे है, वो जान लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग के 12 दिनों के बाद भी रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। हालांकि रूसी हमले में यूक्रेन के कई बड़े शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं, लेकिन वहां के नागरिकों के जोश और जज्बे की वजह से रूसी फौज को पूरी सफलता नहीं मिल रही। पिछले करीब एक हफ्ते से कीव के करीब मौजूद है रूसी सेना का 54 किलोमीटर लंबा काफिला, लेकिन रूसी फौज का ये काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये अभी तक राजधानी में नहीं घुस पाया है। हालांकि कीव पर रूसी बमबारी लगातार हो रही है, लेकिन कीव के अंदर रूसी फौज नहीं पहुंच पाई है। इसकी वजह है इरपिन में छिड़ी भीषण जंग। कीव से 24 किलोमीटर दूर इरपिन में यूक्रेन की फौज रूसी फौज का जबरदस्त मुकाबला कर रही है। इरपिन कीव का बाहरी इलाका है। कीव में प्रवेश के लिए रूस ने घनी आबादी वाले इस शहर को निशाना बनाया है। इरपिन में घमासान जारी है। पिछले 48 घंटों में यहाँ जबरदस्त लड़ाई हो रही है। यहाँ रूसी टैंकों ने घेर रखा है। जब तक इरपिन पर रूस का कब्जा नहीं होगा, तब तक कीव पर अटैक शुरू नहीं हो सकता। देखिए, रूस कीव के इलाके में सिर्फ एक दिशा से आगे बढ़ रहा है और वो है उत्तरी दिशा। रूस सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में पूर्व से और दक्षिण से आगे बढ़ रहा है।
इरपिन में लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। यहाँ अब नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से इरपिन, ओस्तुमिल, बूचा और आसपास के इलाकों तक ये जंग आ गई है, ये लड़ाई आ गई है, वहां पर सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है और एक भीषण युद्ध हो रहा है इस समय। उस लड़ाई को अब राजधानी कीव के अंदर आने में महज 24 से 48 घंटे लगेंगे। एयर अटैक्स, जिस तरह से मिसाइलें दग रही हैं, जिस तरह से रॉकेट फायर हो रहा है, उससे यही अंदेशा है कि अब ये लड़ाई एक बहुत निर्णायक दौर में प्रवेश करने वाली है और ये निर्णायक दौर राजधानी कीव पर हमले से शुरू होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके डाचा पर एक हमला पहले ही करने की कोशिश की गई थी और उनके डाचा पर जो मिसाइल दागी गई थी रूस से, उसको एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड ने रोक लिया। लेकिन प्रश्न अब यहां ये उठता है कि कितनी एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड्स इनकी अभी भी कारगर हैं, कितने लड़ाकू विमान इनके अभी कारगर हैं, कितनी एंटी टैंक मिसाइल्स या सरफेस टू एयर मिसाइल्स इनके पास अभी भी बची हैं। जिस तरह से रूस का असल हमला अब अगले 24 से 48 घंटे में होने की बात हो रही है, वो 90 मील का रास्ता सफर करते हुए। जैसे गवर्नर कुलेवा ने हमको बताया था कि जो ये हमला हो रहा है ये 2 दिशाओं से उत्तर से मुख्य तौर पर हो रहा है, लेकिन क्या असल अटैक एक और दक्षिण और पूर्व की तरफ से भी होने वाला है और 3 तरफ से राजधानी कीव घिर जाएगी। ये सबसे बड़ा खतरा कीव में समय लोगों को सता रहा है और महिलाएं और बच्चे ज्यादातर यहां से निकल चुके हैं। केवल पुरुष, और वो भी इस शहर की रक्षा के लिए, अभी यहां तैनात हैं। कीव के बाहरी हिस्सों के अलावा यूक्रेन के अन्य हिस्सों में भी रूसी हमले जारी हैं। आग की लपटों की ये तस्वीर खार्किव की है। कल देर रात भी यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भीषण हमला हुआ। इस हमले में प्रोसिक्यूटर ऑफिस और कमांडेंट ऑफिस के बीच रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। मध्य यूक्रेन के विनित्सिया एयरपोर्ट पर भी रूसी हमला हुआ। रूस की सेना ने एक के बाद एक 8 क्रूज मिसाइल दागे। इस हमले में विनित्सिया एयरपोर्ट तबाह हो गया। रूस कीव पर कब्जे की निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और खार्किव और इरपिन के अलावा इस वक्त बूका और होस्टेमेल इलाके में भीषण लड़ाई जारी है। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, यूक्रेन पर जिस तरह रूसी फौजों ने आक्रामक तरीके के साथ हमला किया, उससे देर सवेर रूस को यूक्रेन पर जीत मिलने की संभावना है। अब ऐसे में आज का हमारा चौथा सवाल इसी पर आधारित कि यूक्रेन पर रूस का कब्जा अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन में होगा क्या, इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायक। सुनिए। देखिए, आज के जमाने में पूरा किसी भी देश को कब्जा कर पाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। समझे आप? ये तो मेरे को नहीं लगता है कि ये संभव होगा। दूसरी चीज ये है कि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे कीव का कंट्रोल कर ले रशिया और उसके बाद में वहां पे कोई और गवर्नमेंट बना दे। यही उनका ऑब्जेक्टिव भी रहा है कि किसी तरह से एक प्रो रशियन या न्यूट्रल गवर्नमेंट बने वहां पे, या फिर जो ज़ेलेंस्की हैं वो ठीक तरह से बताएं कि उनको रशिया के साथ रहना है, जैसे न्यूट्रल कंट्री कर ले। तो कोई ना कोई जिस तरह की बातचीत चल रही है और भी देश बीच में मीडिएशन करने में लगे हुए हैं, चाहे वो इंडिया हो, इजराइल हो या फ्रांस हो। तो मेरा मानना यह है कि इन चीजों से जो है किसी ना किसी मुकाम पे आ सकता है, कोई शांति हो सकती है। लेकिन जितनी वायलेंस बढ़ेगी उतने ही शांति के आसार कम होते जाएंगे। कहते हैं ना कि अगर युद्ध होता है या जंग होता है तो कभी भी नुकसान जो है वो एक तरफा नहीं होता, बल्कि इसका खामियाजा दोनों ही पक्षों को उठाना पड़ता है। अब रूस यूक्रेन जंग में भी यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ। ऐसे में आज का हमारा 5वां सवाल यही है जो मैं आपके सामने रखती हूँ कि जंग से आखिर रूस को नुकसान कितना पहुंचा है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं रक्षा एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल रोहित देव। उसको सबसे पहले तो जो नुकसान है ना वो है छवि का, क्योंकि परसेप्शन मैनेजमेंट जो होता है ना उससे आज की और आने वाले कुछ दशकों की जो तस्वीर है वो कायम होती है कि किस तरह के लोग, क्या सैंक्शन का एक्शन होगा, किस तरह से अफ्रीकन नेशंस घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे रूस से, किस तरह से चाइना अपना इकोनॉमिक जो उसकी ग्रोथ हो रही है जिसमें कि रूस एक अभिन्न अंग है अभी तक, वो कैसे उसको देखेगा, क्योंकि ग्लोबली अगर ग्रो करना है, सैंक्शन हो रहे हैं, वो कहां जाएगा। ऐसे कुछ देश जैसे भारत है जो कि एक मार्केट है, तो भारत तो आज ऐसे कटघरे में खड़ा है कि लोग कुछ भी बोल सकते हैं बट कर कुछ नहीं सकते मेरे ख्याल से। तो
शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले। अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने युद्ध रोकने के तमाम जो उपाय हैं उसके बारे में पुतिन और जेलेंस्की के साथ चर्चा की, बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की है। ऐसे में आज का हमारा छठा सवाल यही है कि जंग रोकने में किन देशों की भूमिका जो है, किनका रोल जो है वो अहम हो सकता है। इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत। सुनिए जरा। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट जो हैं वो अभी मॉस्को में, क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन से मिलके हैं। उसके बाद में उनको फ्रांस के राष्ट्रपति, जिन्होंने उससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बात करी थी, क्योंकि फ्रांस भी बड़ा भूमिका निभा रहा है, तो वो सब मिलकर कंसल्टेट हो रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात करी पहले, अब उसके बाद में रूस के राष्ट्रपति से बात होगी। तो सब लोगों का कहना यही है कि किसी तरह सीज फायर हो, नंबर 1। नंबर 2, फिर डायलॉग, डिप्लोमेसी के जरिए जो मीटिंग चल रही है इस वक्त, दोनों के 2 राउंड हो चुके हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, उसका लेवल कुछ आगे बढ़े। रूस और यूक्रेन जंग की आग भारत तक पहुंच चुकी है। यहाँ शेयर बाजार धराशायी हो रहा है और वहीं कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले कुछ दिनों से खाद्य तेलों की कीमतों में भी लगातार इजाफा होता हुआ हम देख रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का 7वां अंतिम और अहम सवाल यही कि जंग का भारत पर कितना असर है, वो देखिए जरा। रूस यूक्रेन युद्ध का बुरा असर दिखना शुरू हो गया है। इसके चलते वैश्विक बाजारों में जोरदार गिरावट आई है और इस गिरावट से भारतीय बाजार भी प्रभावित हो रहा है। कच्चे तेल का भाव आसमान छूने लगा है। सोमवार को कच्चे तेल के भाव में साल 2008 के बाद सबसे बड़ा उछाल आया और इसकी कीमत करीब $140 प्रति बैरल हो गई है। एक दिन में इसमें $10 का उछाल आया है। गौरतलब है कि साल 2008 में कच्चा तेल $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। भारत की जो इकोनॉमी, मैं बोलता हूं कि दूसरे चैनल्स पे भी, कि हम शायद मोस्ट वल्नरेबल हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का मतलब है महंगाई। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि डिस्टेबलाइजिंग सिचुएशन है, चिंता के हालात बने हुए हैं, सब तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। इन्फ्लेशन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। LIC का IPO अभी लगभग तय है कि अभी नहीं आ पाएगा। तो सरकार के जो रेवेन्यू पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से शेयर बाजार पर भी असर पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर के निवेशकों में बेचैनी है। आज भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखी गई। तो चलिए 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि आगे आपके लिए है फैक्ट चेक।